हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन और लेसन का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 1, मतलब इस लेसन का लेक्चर नंबर 1 है, 01 है। और आपको आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है इस लेसन से, जो एग्जाम में अक्सर आया करती है और आती रहेगी, और वो है टॉपिक आज विस्थापन धारा। ठीक है, विस्थापन धारा को समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, सर लेसन नंबर 8 बता दीजिए, विस्थापन धारा के बारे में बताइए। तो आज मैं इस लेसन को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखते हैं, इस लेक्चर को पूरा देखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत ही अच्छे से फील कर पाएंगे कि आखिर विस्थापन धारा क्या होती है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और हां, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी एक अन्य बच्चे का भी भला हो जाता है। ठीक है, तो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आती हैं, आपके क्लियर हो जाते हैं सारे डाउट्स, तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, क्योंकि आपका लाइक और आपके कमेंट ही हमें कुछ एनर्जी देते हैं और वही एनर्जी लेकर के हम आपके सामने आते हैं और आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, विस्थापन धारा के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, बिल्कुल फील करेंगे, फीलिंग के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम इसे फील करके पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और जब प्यारा लगता है तो प्यार भी हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स से प्यार करने के लिए रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें विस्थापन धारा की, बच्चा बात करें अगर हम विस्थापन धारा की, तो सबसे पहले यहां से विस्थापन शब्द को हटाइए, मतलब विस्थापन शब्द को विस्थापित कर दीजिए। केवल धारा के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करें। हम लोग धारा के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, लेसन नंबर 3 में वैद्युत धारा के बारे में हम लोग जानते थे, और वही वैद्युत धारा का मतलब ही है धारा। यहां पर वैद्युत धारा का मतलब क्या होता है, तो धारा का मतलब यह होता है बच्चा कि अगर कोई मान लिया इस तरह से कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। अगर वो एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब है, जब भी हम इस कंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज स्थापित करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसके सिरों पर वोल्टेज लगाते ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, और इस दिशा में चलने का जब प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चलना या आवेश का चलना ही तो वैद्युत धारा है। अगर इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक आवेश ही तो है, और अगर आवेश चलता है तो वही वैद्युत धारा बनाता है। समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बताया, आवेश चलता है तो वैद्युत धारा बनाता है। हर बात को फील करना है आपको। अगर आप फील नहीं करते तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे, लेकिन आपको जरूरत है फीलिंग की। ठीक है, तो फिजिक्स को फील करते हुए पढ़िए। आप कुछ भी कर रहे थे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप केवल और केवल हमारी शब्दों पर और इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अब आप लोग इसमें से एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और उसके ऊपर एक हमने मैग्नेटिक नीडल रख दी, इस तरह से मैग्नेटिक नीडल रख दी, मतलब चुंबकीय सुई रख दी। क्या मैंने बताया, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। ओके, मैंने चुंबकीय सुई रख दी, और जब भी हम यहां पर चुंबकीय सुई रखेंगे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने क्या बताया, इसमें मैंने चुंबकीय सुई इसके ऊपर रख दी है, तो क्या होगा, क्या यह चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, आपको बताना है। आपको अभी कमेंट करके बताना है। मैंने क्या पूछा कि इसमें चुंबकीय सुई मैंने रख दी है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, करंट फ्लो हो रहा है, जिसका डायरेक्शन ये है प्लस से माइनस की ओर। अगर करंट फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर मैंने एक चुंबकीय सुई रख दी है इस तरह से, तो क्या इस चुंबकीय सुई में कोई डिफ्लेक्शन होगा, क्या यह चुंबकीय सुई हिलेगी डुलेगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं ना, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। मान लिया ऐसे रखी है, तो क्या ये ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी, कुछ भी तो विक्षेप होना चाहिए। कोई डिफ्लेक्शन यहां पर शो होगा या नहीं होगा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद मैं बताता हूं। अब सुनिए आप लोग मैं क्या बताता हूं, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पर इसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में ऑर्स्टेड ने बताया था। ऑर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन पढ़ा था क्या, जब मैंने लेसन नंबर 6 को स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था बायोसेमंट के जस्ट पहले वाली क्लास, मतलब लेसन नंबर 6 की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ बताया था। वो क्या बात बताई थी आपको पता होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग लूप हो, मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसी कोई भी तार हो जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैंने क्या बताया, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग में यह कहा था कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह ऑर्स्टेड ने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूं, ऑर्स्टेड ने बताया था। मैंने क्या बताया, अगर कोई तार है इसमें वैद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, तो इसके चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो, ठीक है। अब यहां पर सोचिए, इस वायर में या इस कंडक्टर में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो हमें मालूम है चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर हम कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर मैंने रख दी चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई रखेंगे तो उसमें तो विक्षेप उत्पन्न होगा, अर्थात वहां पर डिफ्लेक्शन शो जरूर होगा। मैंने क्या बताया कि अगर किसी तार के चारों तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रखी है तो उसमें तो डिफ्लेक्शन होना ही होना है। तो कहने का मतलब है यहां पर तार था, इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये मैंने सुई रख दी तो वहां पर डिफ्लेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। तो यह बात आपको क्लियर रखना है कि डिफ्लेक्शन कहां होगा, जहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां पर चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। विस्थापन धारा को समझने के लिए केवल इतनी ही बात आपको नहीं जरूरत है, आपको ये 3 बातें यहां पर समझाई गई हैं, इनको और ध्यान से समझिए, और मैं 100% आपको गारंटी लेता हूं कि आपको विस्थापन धारा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसका फार्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा, और मैक्सवेल का जो समीकरण है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला, ठीक है। तो बस आप देखते रहिए, पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर एम्पियर का परपथी नियम जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के लिए यह नियम बहुत ही जरूरी है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और 2 प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीनों चीजें मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि इन सारी चीजों का मैं इस्तेमाल आज आपको समझाने के लिए करने वाला हूं विस्थापन धारा को, ठीक है। तो समझते हैं, मैंने क्या बताया, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम क्या था, किसी को याद है क्या, याद होगा, अगर नहीं याद है तो जाइएगा सर्च करिएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर का परपथीय नियम बाय आर्य सर, आप इजिली हमारा वीडियो पा पाएंगे और आराम से वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एम्पियर का परपथीय नियम क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, मतलब किसी भी बंद सीमा, किसी परिपथ की बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, डीएल का मतलब क्या है, रेखीय समाकलन, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू आई, मतलब उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यह समीकरण था, यह मैंने बताया था जब मैंने एम्पियर का परपथीय नियम समझाया था। अगर आप इसे विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई क्या है, किसी भी बंद परिपथ में जितनी धारा होती है उन धाराओं का कुल योग है आई, ओके। सो म्यू नॉट इनटू आई। अब यहां पर ध्यान से, थोड़ी सी बात आपको ध्यान से समझना है, यहां पर इस समीकरण का मतलब क्या है, यही मतलब आज हमको केवल इसका मतलब चाहिए, ठीक है। एम्पियर का परपथीय नियम नहीं पढ़ना है, बल्कि इसका मतलब क्या है यह समझना है, ठीक है। यह समीकरण कहता है कि जहां पर वैद्युत धारा होगी, मैंने क्या बोला,
इस समीकरण के अनुसार यह समीकरण कहता है कि यदि कहीं पर वैद्युत धारा I है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र B भी होगा। अगर I है तो B है, अगर I नहीं है तो B भी नहीं है। यह समीकरण कहता है, मैं नहीं कहता कुछ भी, यह समीकरण कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है। क्या कहता है कि यदि किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब I होगी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब B होगा। अगर I है तो B है, अगर I 0 है तो B भी 0 हो जाएगा। इस समीकरण का मतलब यह है। मतलब समझ गए ना? यही मतलब आप थोड़ा सा याद रखना, अभी हम लोग इसका इस्तेमाल आगे करने वाले। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। मैंने क्या बताया? अगर I है मतलब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, अगर I नहीं है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। ओके, इसके बाद में नंबर 2 टॉपिक मैं आपको क्लियर करता हूं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जानना जरूरी है विस्थापन धारा को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा लेसन नंबर 6 में, मैंने अच्छे से समझाया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को। आप में से अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो जा करके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लीजिए और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और फिर ये भी देखेंगे और फिर विस्थापन धारा को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सारी चीजें बहुत ही जल्दी से। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे ने यह कहा था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या फिर अगर परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते थे। क्या बोलते थे? प्रेरित धारा। ठीक है, मैंने क्या बताया? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में यह कहा गया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर धारा उत्पन्न होती है, और जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न होगी। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मतलब पहले चुंबकीय फ्लक्स कम था, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाएं कुछ कम थी, कम गुजर रही थी। धीरे धीरे अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़े तो इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी और वह धारा प्रेरित धारा कही जाती है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। याद रखिएगा, अभी आपको हम इसके बारे में आगे फिर उसका यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात क्या है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर दो प्लेटें हैं आवेशित तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मेरा मार्कर गिर गया, मैं आपको बताता हूं। जस्ट देखिएगा, मैंने क्या बताया कि यहां दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आखिर क्या होता है। याद रखिएगा, आप लोगों ने इस वाले फार्मूले को लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, जब मैंने किन्हीं दो प्लेटों के बीच या किसी एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकलवाया था। याद करिए, E इक्वल टू हुआ करता था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था? E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ये। आपको याद आया? अगर नहीं याद आया तो याद कर लीजिए। E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिग्मा की बात करें तो अभी मैं बताता हूं। अगर हम बात करते हैं किसी एक प्लेट के कारण तो इतना है। अब मान लिया कोई दूसरी प्लेट है, यहां पर दो प्लेटें इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दूसरी प्लेट के कारण कितना होगा? तो दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। भाई एक प्लेट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेटों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, अर्थात कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा?
E1 प्लस E2, अर्थात E बराबर E1 मतलब है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मतलब भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब है दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, अर्थात सिग्मा को हम लिखते थे Q अपान A। क्या बोलते थे, Q अपान A। लेसन नंबर 1 याद करिए, याद आया ना, अगर याद आया अच्छी बात है, अगर नहीं याद आया तो जा करके लेसन नंबर किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला व्यंजक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, सिग्मा का मतलब है Q अपान A, तो सिग्मा की जगह पर हम Q अपान A भी लिख सकते हैं, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पर यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलो अब हम ये तीनों बातें अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं विस्थापन धारा की ओर और समझने की कोशिश करते हैं आखिर विस्थापन धारा क्या होती है। ऐसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला जब तक मैं नहीं समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं बताता हूं उसको फॉलो करते रहना है, इधर उधर दिमाग आपको नहीं ले जाना है, जस्ट मैं बताता जाऊंगा और आप इसको ध्यान से देखते जाएं। अब क्या होगा, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ा और एम्पियर के परपथीय नियम में हमने एक इक्वेशन देखा। वो इक्वेशन था, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ये एम्पियर के परपथीय नियम का इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अनुसार मैंने एक बात कही है कि यदि कहीं पर धारा है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, यदि धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यह बात एम्पियर के परपथीय नियम से हमें पता है। ठीक है, अब यहां पर आप सोचिएगा कि मैंने यहां पर दो प्लेटें ली, अब एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिकल में आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको फील करना है कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दो प्लेटें ली हैं, हम कह सकते हैं कैपेसिटर है या फिर संधारित्र कह सकते हैं, जिसमें दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो ये संधारित्र जैसा है जिसमें दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, एक और इन दोनों प्लेटों को मैंने जोड़ दिया है एक वोल्टेज V वोल्टेज वाली बैटरी से। ठीक है, जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो फिर होता क्या है, इधर से करंट फ्लो होना शुरू होता है। बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये ऊपर जाएगा और इधर से आकर के इधर से ये करंट आना शुरू हो जाएगा, मतलब इधर से करंट जाएगा और इधर से आएगा। ठीक है, तो ये फंडा होता है। अब ध्यान से देखना, हम तो यही सोचेंगे ना, इधर से गया इधर से आया, अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं। अब जरा सोचिएगा यहां पर कि यहां पर जब प्लस है तो इस प्लस के कारण हुआ क्या होगा, बताइएगा। अगर ये प्लस है तो इस प्लस के कारण यहां पर धीरे धीरे इस प्लेट पर प्लस का आवेश इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। सोचिए, फील करिए भाई, अगर पॉजिटिव प्लेट के साथ में ये जुड़ा है तो धनावेश यहां पर आकर के धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा और ऋणावेश इधर साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे इस पर आवेश बढ़ता जाएगा। ऋणावेश उधर बढ़ेगा, धनावेश इधर बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही, मैंने क्या बताया, बैटरी से जोड़ेंगे तो इधर आया धनावेश, इधर आया ऋणावेश, धीरे धीरे यहां पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे यहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत धारा इस तरह से हम मान रहे हैं चल रही होगी, मानते हैं कि चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसा हमने किया। अब जरा आप लोग बताइएगा, यहां पर हम रखने वाले हैं एक चुंबकीय सुई, एक कंडीशन ये हम हटा देते हैं, आई वाई नहीं दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहां पर क्या मैंने बताया कि यहां पर एक चुंबकीय सुई रखी और एक यहां पर चुंबकीय सुई रखी। दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और एक चुंबकीय सुई यहां पर रखी, तीसरी कंडीशन ये, एक चुंबकीय सुई यहां पर भी रखी। ठीक है, तीन चुंबकीय सुई रखी हैं। अब बताइए कौन सी चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन होगा और कौन सी सुई में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अभी मैंने आपको समझाया था, मैंने समझाया था ना, क्या समझाया था कि अगर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर डिफ्लेक्शन उस सुई में होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अगर यहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर अगर हम सुई रखेंगे तो यहां पर डिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा, कारण बताइए। तो कारण यह है कि अगर यहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसने चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र बनाया होगा और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर मैंने चुंबकीय सुई को रख दिया है, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, आ रहा है।
अच्छी बात है। अब यहां पर की बात करते हैं नंबर 2 वाले पॉइंट की। तो नंबर 2 वाले पॉइंट में डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर होगा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर भी एक वैद्युत धारा है जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर है और यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा और यहां पर भी डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। यहां पर वैद्युत धारा है, यहां पर डिफ्लेक्शन है, यहां पर वैद्युत धारा है, यहां पर डिफ्लेक्शन है। अगर वैद्युत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने बताया ना, ये इक्वेशन यही तो कहता है, अगर वैद्युत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र है। यहां वैद्युत धारा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, डिफ्लेक्शन यहां पर होगा। यहां पर वैद्युत धारा है, यहां पर डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब तीसरी कंडीशन की बात आप बताइए, इस स्थिति में यहां पर बताइएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्या? नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में यहां पर भी डिफ्लेक्शन पाया गया। अब यहां पर डिफ्लेक्शन पाया गया और यह समीकरण क्या कह रही थी? यह समीकरण कहती थी कि अगर धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बताइए, जब कोई कंडक्टर ही नहीं है तो यहां पर धारा कहां से आई? यहां पर धारा नहीं है। जब कंडक्टर नहीं है तो यहां पर धारा तो प्रवाहित नहीं हो रही है और जब धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है यहां पर डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा? जब यहां पर कोई धारा ही नहीं है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा और जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो यहां पर डिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी डिफ्लेक्शन पाया गया जब यह प्रैक्टिकल किया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसको समझिए। मतलब कहने का यह है, यह समीकरण, इस समीकरण के अनुसार यह हमें पता है कि यदि कहीं पर धारा है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर डिफ्लेक्शन होगा। अगर धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पर हमने देखा धारा भी नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस समीकरण में कुछ तो बात अधूरी है, यह समीकरण पूरा नहीं है, कुछ तो इसमें कमी रह गई है क्योंकि यह समीकरण इस वाली कंडीशन को परिभाषित नहीं कर पाया, इसको ये क्लियर नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अर्थात ये जो अभी हमने देखा है एम्पियर का परिपथीय नियम, इस एम्पियर के परिपथीय नियम में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। अब ये जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है? कुछ ना कुछ छूटा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पार्ट छूटा हुआ है और वो जो छूटा हुआ पार्ट है वो क्या है? वही है विस्थापन धारा। वही क्या है? विस्थापन धारा है। अब ये विस्थापन धारा कैसे है जरा समझते हैं, ठीक है? समझते हैं। यहां पर धारा है क्या या नहीं है? वास्तव में क्या है? यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ तो क्यों हुआ? कारण बताइए। डिफ्लेक्शन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर तो धारा नहीं दिख रही है, धारा नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मतलब है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा और अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर धारा जरूर होगी। इसका मतलब है कि यहां पर भी धारा होगी, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसीलिए यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन वो धारा आई कहां से? कहां से आई? क्योंकि ये तो धारा चल के उधर नहीं गई, यहां पर तो वायर ही नहीं है। जब वायर नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, धारा कहां से आ गई भाई? धारा कहां से आ गई आप बताइएगा। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर धारा कहां से आई? समझेंगे ना? समझने के लिए रेडी हैं? सारी बातें याद है जो मैंने अभी बताई थी? वो सारी बातें अगर याद है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने क्या बताया था अभी? मैंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब यह था कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो धारा बनेगी जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो वैद्युत धारा बनेगी और उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, यही बताया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? धन आवेश यहां है, ऋण आवेश यहां है। जब धन आवेश यहां होगा, ऋण आवेश यहां होगा, तो इसको जरा हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर इसके बीच में क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बीच में क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है। चलो वैद्युत क्षेत्र बन गया, लेकिन जिस समय बैटरी लगाई होगी मैंने, तो धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र यहां पर बढ़ रहा होगा। पहले थोड़ा आया वैद्युत क्षेत्र, धीरे धीरे बढ़ रहा है वैद्युत क्षेत्र। इधर सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं, आवेश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्टली पूरा का पूरा आवेश तो आ नहीं गया, कुछ ना कुछ आवेश
धीरे धीरे गया होगा। कहने का मतलब है कि यहां पर धीरा पहले थोड़ा सा धनावेश आया, यहां पर थोड़ा सा ऋणावेश आया, वैद्युत क्षेत्र बना, फिर और धनावेश आया और ऋणावेश आया, वैद्युत क्षेत्र और प्रबल हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया वैद्युत क्षेत्र, और धीरे धीरे आवेश बढ़ता जा रहा है और यहां पर आवेश बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। जैसे अभी मैंने बताया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और जब धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र बनेगा, बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जा रही हैं। यहां पर धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कंटिन्यूअसली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का बढ़ना मतलब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होना। मैंने क्या बताया? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का बढ़ना मतलब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। और अगर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तब भी यहां पर एक धारा उत्पन्न होगी। अभी जैसे मैंने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते थे प्रेरित धारा। लेकिन यहां पर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न हो रही है, और इस धारा को हम बोलेंगे विस्थापन धारा। क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। जैसे चुंबकीय प्रेरण में हम लोगों ने पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। उसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, और जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं बच्चा आईडी से। किससे व्यक्त करते हैं? आईडी से। तो विस्थापन धारा क्या है? किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वह धारा ही विस्थापन धारा कहलाती है। अर्थात यहां पर हो रहा था वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, और वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा था? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन क्योंकि यहां पर बैटरी जोड़ी, धीरे धीरे धनावेश यहां पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऋणावेश यहां पर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, धीरे धीरे वैद्युत बल रेखाएं बढ़ रही हैं। वैद्युत बल रेखाओं का मतलब है वैद्युत फ्लक्स बढ़ रहा है, और वैद्युत फ्लक्स का बढ़ने का मतलब है कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और अगर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर एक धारा उत्पन्न हो रही होगी, और वो धारा है कौन सी? विस्थापन धारा। ओके, मैंने क्या बताया? यही धारा है विस्थापन धारा। इसका मतलब है कि यहां पर भी एक धारा है, वो धारा यहां से नहीं गई है, बल्कि वो धारा वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। क्योंकि बीच में कोई गैप है, हम कह सकते हैं बीच में पूरा गैप है, यहां पर एयर है और एयर में वो धारा है, इसीलिए हम उसे विस्थापन धारा कहते हैं, जो दूर दूर रह सकती है। ठीक है, तो दूर प्लेटों के बीच में जो धारा होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे हम आईडी से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है यहां पर जो पोर्शन मिसिंग था वो यही था, यहां वाली जो धारा थी, अर्थात हम कह सकते हैं म्यू नॉट तो ऐसे रहना है, और यहां पर आईडी मतलब विस्थापन धारा है, और इसे हम आईसी कह सकते हैं, जिसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं, या फिर इसमें जो मतलब किसी भी कंडक्टर में जो धारा बहती है उसे हम आईसी कहते हैं, और जो इस गैप में धारा है उसे हम आईडी कहते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू आईडी, यही चीज यहां पर मिसिंग थी, यही कमी थी अभी एम्पियर के परपथीय नियम में। और इस कमी को दूर करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इस कमी को दूर करने वाले या इस समीकरण को पूरा करने वाले, इस समीकरण को सुधारने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम था ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल आपने सुना होगा। अब आपका दिमाग पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, क्रिकेटर पर। मैक्सवेल वो नहीं, वो हरगिज नहीं हो सकते भाई, वो तो क्रिकेटर है, वो थे एक साइंटिस्ट। मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को सही किया था, कहने का मतलब है उन्होंने विस्थापन धारा के बारे में बताया था, और ये एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, आपको समझ में आया। अब
अगर ये आईडी है तो इस आईडी का एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मान क्या है, ये हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। मैंने अभी ये बताया कि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण यहां पर धारा उत्पन्न हुई है। तो अब देखते हैं कि दोनों के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आखिर है कितना। ये मैंने तीसरा पॉइंट यहां पर बताया था कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा दोनों प्लेटों के बीच में। तो ध्यान से देखते हैं, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं प्लस या धनावेशित प्लेट के कारण, धनावेशित लिख देते हैं ना, धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जिससे हम बोलेंगे E1 ओके। E1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, किसी एक धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र है। अब यहीं पर अगर हम बोले ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ऋणावेशित ओके, ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो जब ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों प्लेटें समान है, क्षेत्रफल बराबर है, तो फिर वैद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों प्लेटों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू, जिसे हम बोलेंगे क्या, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, मतलब दोनों को जोड़ देंगे E1 और E2 को। ठीक है, तो जब E1 E2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू E1 कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ दिया तो E इज इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट केवल बचा। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना बचा, आपको समझ में आया, मेरे ख्याल से तो आया होगा। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र इतना बना है, अब ध्यान से देखिए, मैंने सिग्मा के बारे में बताया था। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका फार्मूला होता है Q अपान A, याद है ना, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। तो यहां पर लिख देते हैं Q अपान A, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। E इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया है ये फार्मूला। अब जरा A एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं तो Q इज इक्वल टू बन जाएगा EA एप्सिलॉन नॉट, EA एप्सिलॉन नॉट। अब इतना तो बात आपकी क्लियर हो गई और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान दिया है। अब यहां पर आपको समझने वाली बहुत ही बड़ी बात है, ध्यान से समझना। जैसे आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था क्या, पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था, फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, या फिर बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए, पढ़ा था। हाँ, बी ए कॉस थीटा था, थीटा अगर 0 होता था तो बी ए। ओके, तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए होता था, चुंबकीय फ्लक्स जिसे बोलते थे, फाई बी इज इक्वल टू बी ए। इसी प्रकार यहां पर चुंबकीय फ्लक्स था, क्यों, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल की गुणा थी, तो ये चुंबकीय फ्लक्स था। अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र हो, बी की जगह पर ई हो और उसकी क्षेत्रफल से गुणा हो, तो ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है, जिसे हम फाई ई लिखते हैं। फाई बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए, वेक्टर ई इंटू ए, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ई इंटू ए, ये क्या है, फाई ई है, मतलब वैद्युत फ्लक्स है। तो इसे लिख सकते हैं Q बराबर, ये फाई ई को हमने क्या लिखा, तो इस फाई ई की जगह पर हमने लिखा फाई ई, सॉरी, इस ई और ई ए की जगह पर ई ए किसका वैल्यू है, फाई ई का वैल्यू है। ई ए किसका वैल्यू, फाई ई का वैल्यू, क्योंकि फाई ई है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए, तो ई ए को हम फाई ई लिख दिया, तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर हमें चाहिए धारा, और धारा का मतलब होता है Q अपान T। वैद्युत धारा का फॉर्मूला पता है ना, I बराबर क्या होता है, Q अपान T।
अर्थात हमें टी नीचे चाहिए, समय के साथ में धारा आवेश में परिवर्तन चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आवेश है, आवेश का परिवर्तन चाहिए, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आपको पता है अगर नीचे टी लानी है तो हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इसे करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्यू का टी के सापेक्ष अवकलन और यहां पर फाई का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या? मैंने क्या बताया? मैथ वाले तो आप लोग आराम से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। भाई मैं बता देता हूं, हम जब पढ़ते थे y = x² और हम कहते थे y का x के सापेक्ष अवकलन करिए, मैंने कह दिया y का x के सापेक्ष अवकलन, तो उसे लिखते थे dy/dx। ये डिफरेंशिएट कहा जाता है, डिफरेंशियल कहा जाता है। आप लोगों ने मैथ अगर लिए हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर बायो लिए हो तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी पीछे हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, y का t के सापेक्ष अवकलन dy/dt, x का t के सापेक्ष अवकलन dx/dt, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर q का t के सापेक्ष अवकलन करिए, Q का T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dQ/dt। Q का T के सापेक्ष अवकलन dQ/dt। आगे फाई का T के सापेक्ष अवकलन करिए, तो फाई का T के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dφ/dt। फाई का T के सापेक्ष अवकलन dφ/dt और इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं dQ/dt। ये क्या है, वैद्युत धारा, क्योंकि आवेश बटे समय Q/T ये क्या है, वैद्युत धारा है। लेकिन ये वैद्युत धारा कौन सी है, यहां वाली है, और यहां वाली वैद्युत धारा को हम क्या लिखते हैं, यहां वाली वैद्युत धारा को हम बोलते हैं विस्थापन धारा, जिसे हम ID कहते हैं, ID। तो ये dQ/dt जो आया है वो I नहीं बल्कि ID है। ID = क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दो, इंटू dφE/dt। ये है हमारा इक्वेशन, किसके लिए, विस्थापन धारा के लिए। तो विस्थापन धारा का जो इक्वेशन है ये मैंने आपको दे दिया, यहां पर आपको समझ में आया होगा। ID = क्या आया, इसको मैं मिटा देता हूं, सब फालतू की बातें हैं और मैं आपको आगे लिख के दिखाता हूं कुछ, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कि ID = ε0 × dφ/dt ये समीकरण आया है, यही समीकरण है। कैप बंद करते हैं, रेड पेन निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। यही समीकरण है, किसका समीकरण है, ये विस्थापन धारा का समीकरण है। बच्चा याद कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ड्राइव किया है ये भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, और पूछा जाता रहेगा। इक्वेशन आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, बच्चा सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये ID का वैल्यू आ गया, चलो ID का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ये जो समीकरण अधूरा पड़ा था तो रख देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, जिससे अब ये जो इक्वेशन बनने वाला है वो एम्पियर का इक्वेशन नहीं है, अब ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, ये मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया ना, एम्पियर के इक्वेशन में सुधार करके मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया है, इसे ही हम कहेंगे मैक्सवेल का समीकरण। क्या बोलेंगे, मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल का समीकरण क्या है, मैक्सवेल का समीकरण मैं आपको लिख के दिखाता हूं, सब कुछ वही है। इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल = μ0 IC। IC क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, परिपथ में, प्लस μ0 ID। और ID क्या है, तो ID की जगह पर हम ID का वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन μ0 ε0 इंटू dφE/dt, ओके, dφE/dt। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है इसे हम मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये पूछा गया है। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, तो वो सारे के सारे समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज का ये जो इक्वेशन है जिसमें इन्होंने एम्पियर के परपथी नियम में सुधार करके अपना इक्वेशन दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद रखिएगा। आगे हम लोग अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब आगे करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। विस्थापन धारा क्या थी, आप अगर लिखना चाहते हैं परिभाषा तो लिख लीजिए। क्या लिखोगे, किन्हीं दो प्लेटों के बीच में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। लिख लिया ना, अगर नहीं लिख पाया तो एक बार मैं और बोलता हूं। जब
या किन्हीं दो प्लेटों के बीच में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, किसमें? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां पर उनके बीच में एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे हम ID से व्यक्त करते हैं। और इसका जो समीकरण है ID = ε0 × d phi E/dt, ये इसका इक्वेशन है। मैक्सवेल का समीकरण ये है। और मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला करें, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को, हर टीचर से समझ में नहीं आता है। अगर आपको मुझसे समझ में आया है तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी पता चले, वो भी अच्छे से पढ़ सकें और उनकी भी दुआएं हमें मिलें। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, बस ऐसे ही मिलता रहे, बस यही चाह है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पर मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप आ सकते हैं, सर्च करिएगा आर्या_सर, इंस्टा पर सर्च करिएगा तो आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो जरूर आइए, वहां पर पूछिए और मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी लेसन के आगे। तब तक के लिए गुड बाय।